नमस्कार एस्पिरेंट्स और स्वागत है आपका। प्रीलिम्स 2026 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर आप सीरियस हैं तो आज के टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत करना। चलिए सीधा उन जरूरी करंट अफेयर्स पर चलते हैं जो आपको जाननी ही चाहिए। तो आज है 27 मार्च 2026 और हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सीधे यूपीएससी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से डिकोड करेंगे। देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये हैं आज के 5 हाई यील्ड टॉपिक्स: रिजर्वेशन और रिलीजन, इंडिया के नए क्लाइमेट गोल्स, S-400 सुदर्शन चक्र, इंडिया चाइना ब्रिक्स और G7। ये सारे ही जीएस पेपर 2 और 3 के लिए क्रूशल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड रिजर्वेशन एंड रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है इस पर और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि शेड्यूल कास्ट यानी एससी का रिजर्वेशन स्टेटस सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट हैं। इसका बेसिस क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। हाँ, इसमें सिख्स को 1956 में और बुद्धिस्ट को 1990 में ऐड किया गया था। अब प्रीलिम्स के लिए ये डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। एससी स्टेटस जो है वो रिलीजन से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर कोई कन्वर्ट करता है तो वो अपना एससी स्टेटस खो देगा। लेकिन दूसरी तरफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी स्टेटस के साथ ऐसा नहीं है। वहां रिलीजन का कोई फैक्टर नहीं है। उनका स्टेटस उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी और कम्युनिटी एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। तो इस टॉपिक पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों से ही सवाल बन सकते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन को देखिए, क्रिटिकली एनालाइज। यहां आपको दोनों साइड देखनी है। आपको आर्ग्यू करना होगा कि रिलीजन से लिंक करने के पीछे हिस्टोरिकल ऑपरेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इसके अगेंस्ट आप रिलीजियस फ्रीडम और सेक्युलरिज्म का पॉइंट भी रखेंगे। एक बैलेंस्ड आंसर जरूरी है। चलिए अब सोशल पॉलिसी से आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इंडिया के नए नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिनको हम एनडीसीज कहते हैं। तो सवाल सीधा सा है, 2035 के लिए इंडिया ने जो नए क्लाइमेट गोल सेट किए हैं वो कितने एम्बिशियस हैं? चलिए इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। इस टेबल में देखिए, आपको क्लियर कंपैरिजन दिखेगा। नॉन फॉसिल कैपेसिटी का टारगेट 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इमिशंस इंटेंसिटी को 45% से 47% तक रिड्यूस करना है और कार्बन सिंक उसे भी 2.53 बिलियन टन से बढ़ाकर 3.5 से 4 बिलियन टन तक ले जाना है। तो हर फ्रंट पर एक अपग्रेड है। लेकिन नंबर्स में एक कैच है, यहां असली चैलेंज छुपा है। देखिए, हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी तो 52% तक पहुंच गई है, लेकिन उससे एक्चुअल पावर जनरेशन सिर्फ 25% हो रहा है। इस जनरेशन गैप की सबसे बड़ी वजह क्या है? बैटरी स्टोरेज। हम रिन्यूएबल से बनने वाली एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपको चैलेंजेस बताने हैं। पहला, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। दूसरा, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, एक रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क। इन 3 पॉइंट्स के अराउंड आप अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं। ओके, आप शिफ्ट करते हैं डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर। टॉपिक है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे इंडिया में नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। जरा इसके नंबर्स पर नजर डालिए, दे आर ट्रूली इंप्रेसिव। डील है $5.43 बिलियन की। रेंज है 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इतना ही नहीं, 600 किलोमीटर की रेंज में 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। सोचकर देखिए कितना बड़ा सिक्योरिटी बबल क्रिएट करता है ये। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लेयर्ड डिफेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके पास हर रेंज के लिए मिसाइल है। लॉन्ग रेंज के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग और शॉर्ट रेंज के लिए अलग। मतलब कोई भी थ्रेट, चाहे दूर हो या पास, इससे बच नहीं सकता। तो मेंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेशली हमारे नेबरहुड के कॉन्टेक्स्ट में? आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे ये एक सिंगल सिस्टम इंडिया के पूरे नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को फंडामेंटली स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट अप आईआर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, इंडिया, चाइना और जो नया एक्सपैंडेड ब्रिक्स ग्रुप है उसके बारे में। ब्रिक्स की जर्नी को देखिए। 2006 में शुरू हुआ था ब्रिक के नाम से, जिसमें 4 देश थे। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो बन गया ब्रिक्स। और अब 2024-25 में एक मेजर एक्सपेंशन के बाद ये 11 मेंबर्स का एक पावरफुल ग्रुप बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले, इंडिया इस वक्त ब्रिक्स का चेयर है। ऐसे में चाइना का कहना कि वो इंडिया के साथ काम करना चाहता है एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमैटिक सिग्नल है। फोकस कहाँ है? ग्लोबल साउथ के कॉमन इंटरेस्ट पर। और प्लेटफॉर्म कौन से हैं? ब्रिक्स और एससीओ। यहां दोनों देश यूनिलैटरलिज्म के अगेंस्ट एक साथ काम कर सकते हैं।
और ये सीधा आपके मेंस के क्वेश्चन को फ्रेम करता है, रोल ऑफ एन एक्सपैंडेड ब्रिक्स फॉर द ग्लोबल साउथ, और इसमें इंडिया का क्या रोल है एज द करंट चेयर। आपको इन दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना होगा अपने आंसर में। और अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक पर, जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, G7 एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। G7 के बारे में ये की फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ये एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक इनफॉर्मल फोरम है। इसका कोई फॉर्मल ट्रीटी या सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये MCQ में पूछा जा सकता है। पहले रशिया के साथ ये G8 था, बट 2014 में वापस G7 हो गया, और अब इंडिया को इसकी मीटिंग में एक पार्टनर कंट्री की तरह इन्वाइट किया गया है। तो यहां आपको बिग पिक्चर देखना है। एक तरफ इंडिया ब्रिक्स को लीड कर रहा है, जिसमें चाइना और रशिया हैं, दूसरी तरफ वो G7 के साथ एंगेज कर रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी। मतलब हम किसी एक कैंप में नहीं हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सबके साथ काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कैसे डोमेस्टिक पॉलिसी से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आपका काम सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। इसलिए डेली रिवाइज करते रहिए। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं। जय हिंद।